हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो चलिए आज की पार्टी को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको याद दिला दूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बिल्कुल कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन बना रहता है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कमेंट्स का आंसर फ़िलहाल नहीं कर पा रही हूँ। मैं संडे के दिन ट्राई करूँगी कमेंट्स का आंसर कर सकूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली कमेंट्स नहीं करोगे। तो चलिए आज के पार्टी को स्टार्ट करते हैं। ईवो जो कि बहुत पीसफुल नींद में था, बहुत गहरी नींद में, उसे एक बहुत अच्छा मीठा सा सपना आ रहा था। पता नहीं वो सपना क्या था, लेकिन ईवो नींद में ही मुस्कुरा रहा था। उसके फेस से स्माइल जा ही नहीं रही थी। उसकी नींद तब खुली जब उसके गेट पर नॉक होना स्टार्ट हुआ। ईवो अपनी जगह से उठा। उसने देखा कि वो अपने बेड पर है, वो कमरे में है, वो कमरा जो फीनिक्स किंगडम में उसे दिया गया है, उसका कमरा। ईवो अपनी जगह से खड़ा हुआ, डोर के पास गया, दरवाज़ा खोला। बाहर सर्वेंट्स थे जिन्होंने ईवो से कहा, आपको महाराज ने नीचे बुलाया है, जल्दी आइए। ईवो तो थोड़ा कंफ्यूज था कि उसे जान ने बुलाया है, पर क्यों। फिर उसने बस नोट किया और दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। अपने कमरे में वापस आया, फ्रेश हुआ, फिर नीचे गया। वो ब्रेकफास्ट टेबल पर डायरेक्ट गया क्योंकि उसे पता है सुबह के इतने टाइम तक उसे महाराज वहीं मिलेंगे। और वही हुआ। वहाँ पर महाराज बैठे हुए थे और उसका खाना उनके सामने सर्व था। पास ही के एक टेबल के ऊपर भी खाना सर्व था, मतलब चेयर के पास में ही। वो चेयर ईवो के लिए ही थी, ईवो को पता है, तो वो वहाँ जाकर बैठ गया। उन लोगों ने साइलेंटली अपना ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद में सान अपनी जगह से खड़ा हुआ, ईवो भी खड़ा हुआ। सान आगे आगे, ईवो उसके पीछे पीछे। सान हॉल में आया, एक सोफे पर बैठा। ईवो को भी इशारा किया अपने हाथ से बैठने के लिए। ईवो उसके सामने बैठ गया। तो सान ने कहा, मेरे साथ आज तुम्हें राज दरबार में चलना है और साथ ही साथ मेरे साथ पूरे किंगडम में तुम चलोगे, ठीक है। ईवो ने कहा, जी महाराज। सान ने ईवो की तरफ देखा और कहा, क्या कहा। ईवो ने कहा, जी महाराज। सान ने उसकी तरफ देखा और कहा, सान। ईवो कंफ्यूज हो गया। सान ने कहा, हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो तुम मुझे सान बुलाओगे, ठीक है। ईवो ने कहा, ठीक, जी। सान ने बस एक शाय किया और वो चलने लगा। ईवो उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो दोनों दरवाजे के बाहर आए। वो दोनों दरबार में जा ही नहीं वाले थे, लेकिन तभी सान रुका। वो पीछे मुड़ा। उसने देखा कि ईवो भी रुक गया है। सान ईवो के पास गया। उसने कहा, हम पार्टनर्स हैं, तुम्हें मेरी बराबर से चलना चाहिए, ना कि मेरे पीछे, समझे। ईवो ने बस नोट किया। फिलहाल ईवो एक ब्राइड की तरह बिहेव कर रहा था और उसे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी ऊटपटांग हरकतें कर क्यों रहा है। फिर भी उसने अपना सर नोट किया। अब वो जान के साथ बिल्कुल बराबरी से चलने लगा। जब जान अपने थ्रोट के पास आया, जान वहाँ बैठ गया। ईवो वहीं खड़ा था। जान ने एक शाय किया और कहा, बैठो। ईवो भी बैठ गया। जान की आवाज़ से ही ईवो को समझ आ रहा था कि जान कितना इरिटेटेड फील कर रहा है ईवो को ये छोटी छोटी बातें बोलने में। ईवो को फिर भी हंसी आ रही थी कि किंग का ऐसा बिहेवियर बहुत ऑकवर्ड है, बहुत अलग है। चैंग, जो कि ईवो की साइड के नीचे बैठा हुआ था, वो खड़ा हुआ। शायद वो यहाँ का मंत्री था। उसने कहा, आज के मुद्दों को चालू किया जाए। तभी वहाँ पर एक औरत आई जिसके पास ये एक बच्चा था जो कि लगभग 8 साल का लग रहा था देखने में। उस औरत के 2 वाइट ईयर्स थे और एक टेल थी। उस बच्चे के भी सेम था। उस बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। उसके पैर पर पट्टियाँ बंधी थी, उसके हाथ पर, उसके माथे पर, उसकी पूँछ में भी पट्टियाँ बंधी हुई थी, उसके गले पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। वो बहुत बुरी हालत में था, ऐसी हालत में कि वो अभी चल भी ना सकता हो। और वो औरत उसे यहाँ दरबार में लेकर आई थी। उस औरत की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी और ईवो ये देखकर ही बता सकता है कि वो दोनों फॉक्स हैं, वाइट फॉक्स हैं। वो औरत अपने घुटनों के बल बैठ गई और वो बच्चा भी। उस औरत ने रोते हुए कहा, महाराज, महाराज, मेरे बच्चे को उन्होंने मार दिया। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। जान के बदले जान। मैं चाहती हूँ आप उन्हें मारें, मेरा बदला लें, मुझे इंसाफ चाहिए। चैंग ने उससे चुप कराते हुए कहा, आपको इंसाफ मिलेगा। किंग हर एक की बात सुनते हैं। आप बस ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या है और किसने किसने किसे मार दिया है। उस औरत ने अपने आंसुओं को पोंछा, खुद को संभाला, फिर कहा, मेरे बेटे को उन लोगों ने मार दिया है। उसकी जान ले ली है उन्होंने। चैंग ने कहा, किसने जान ली है। उस लेडी ने कहा, मैं कुछ दिन पहले, लगभग 1 हफ्ते पहले, मैं बाहर गई थी हमारे किंगडम से, बस कुछ सामान खरीदने के लिए, बस अपने बच्चे को घुमाने के लिए मैं बाहर चली गई थी। और मैं हमारे किंगडम जा रही थी, जो फॉक्स का किंगडम है, मैं वहाँ जा रही थी। और उस किंगडम को जाने के लिए हमें ड्रैगन्स के किंगडम से होकर जाना था। वहाँ मैं गई। ईवो जो ये सुनकर के पूरे अलर्ट मोड में आ गया था। उसे जानना है कि
आखिर हुआ क्या फिर वहाँ? उस फॉक्स जो लेडी है उसने कहा, मैं वहाँ पहुँची और हम बस अच्छे से रह रहे थे। वहाँ 1 दिन के लिए मैं रुक गई थी। मेरे बच्चे मेरे साथ थे। मेरे 8 साल का बेटा और मेरा एक छोटा बेटा जो कि लगभग 4 साल का था, वो भी मेरे साथ था। कुछ टाइम बाद वहाँ कुछ ड्रैगन्स ने हम पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गद्दार हैं। उन्होंने उन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ लिया, मुझे बेहोश कर दिया। मेरे दोनों बेटों को पकड़ के ले गए वो। मैं वहाँ घबराती रही। जब मुझे होश आया तब मुझे पता नहीं कितने दिन हो चुके थे वहाँ पड़े-पड़े। फिर मैं वहाँ देखने लगी। मैंने बहुत ढूँढा। मैं ढूँढते-ढूँढते बिल्कुल राजमहल के पास चली गई। राजमहल के पिछले हिस्से से मुझे गंध आ रही थी, मेरे बच्चों की गंध आ रही थी। मैं वहाँ पहुँच गई। पहुँचकर मैंने देखा मेरे बच्चे को, मेरे 4 साल के बेटे को उन लोगों ने मार डाला था। मेरा बच्चा 8 साल का इतनी बुरी तरह से घायल था। मैं उन दोनों को वहाँ से लेकर तुरंत यहाँ आ गई। महाराज, मुझे इंसाफ़ चाहिए। आप कुछ कीजिए, मुझे इंसाफ़ चाहिए। जान, जो कि देख रहा था उस लेडी को, लेकिन कुछ नहीं कह रहा था। ईबो, जो कि उस लेडी को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके किंगडम में किसी को नहीं मार सकता कोई भी। सान ने कहा, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? उस लेडी ने देखा सान की तरफ बिल्कुल आहिस्ते से, लेकिन उसने आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं किया। उस लेडी ने अपने बच्चे को आगे किया, ये है मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा घायल है ये। सान ने कहा, वो बच्चा जो मर गया है वो कहाँ है? उस लेडी ने एक गार्ड की तरफ इशारा किया। वो गार्ड उस बच्चे को अपने गोद में लेकर आया। उस बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। उसे बहुत बुरी तरीके से जान से मार दिया गया था। सान अपनी जगह से खड़ा हुआ, उस बच्चे के पास गया। सब लोग भी अपनी जगह से खड़े हो गए थे। ईवो खुद भी खड़ा हो गया था। सान उस बच्चे के पास था। उसने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा, उसके सर से लेकर उसके पैर तक की जाँच की। फिर वापस अपने थ्रोट पर जाकर के बैठ गया। बाकी सब भी बैठ गए। ईवो भी आहिस्ता से बैठ ही गया। ईवो सान की तरफ देख रहा था कि सान क्या कहेगा। क्या वो ड्रैगन्स के ऊपर हमला करेगा? क्या वो लड़ने वाला है? लेकिन ईवो तो यहाँ है, वो लड़ाई में पार्टिसिपेट कैसे करेगा? वो लड़ेगा तो किसकी तरफ से लड़ेगा? सान तो उसका वाइफ है ना, और उसका ड्रैगन्स तो उसका खुद का मदरलैंड है। वो किसके हिस्से से लड़ेगा? ईवो कंफ्यूज था, लेकिन तभी उसे आवाज़ आई सान की, जो कह रही थी, इसे ड्रैगन्स ने नहीं मारा है। ईवो बिल्कुल शॉकिंगली सान को देख रहा था। सान ने आगे कहा, ड्रैगन्स ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहाँ की दूसरी राजरानी, जो कि एक फेरी है, ब्लैक फेरी, वो तक कहीं ब्लैक कल्टीवेशन का इस्तेमाल नहीं करती हैं, डार्क मैजिक का इस्तेमाल नहीं करती हैं। वहाँ ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और इस बच्चे को ब्लैक मैजिक से मारा गया है। वो लेडी जो वहाँ बैठी थी, वो फॉक्स लेडी, वो खड़ी हुई कहा, आप झूठ बोल रहे हैं महाराज। आप कह दीजिए कि आप डर गए हैं, आप उन ड्रैगन से डर गए हैं, इसलिए आप उन पर हमला नहीं करना चाहते, मेरे बच्चे की आत्मा को शांति नहीं देना चाहते। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। सान फिर से अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो उस लेडी के बिल्कुल पास गया। उस लेडी ने भी बिना डरे सान की आंखों में देखा और कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, उसे किसी ने मार दिया है, किसी ने उसकी जान ली है। सान खुद भी उस लेडी की आंखों में देख रहा था। सान ने उस लेडी को बिना मौका दिए ही अपने जो कपड़े हैं, अपने रोब से खंजर निकाला, उस लेडी के बिल्कुल दिल में घोंप दिया। ईवो की सांसें अटक गई थी कि ये क्या हुआ। वहाँ राज दरबार में कोई भी हैरान नहीं था सिवाय ईवो के। ईवो, जो कि उस थ्रोट पर बैठे बैठे ही काँप रहा था। उस लेडी की जो बॉडी थी ना, वो फ्लावर्स में बदल करके गायब हो गई। साथ ही साथ उसमें से ब्लैक स्मोक भी निकला उसकी बॉडी से, और वो इधर उधर बहने लगा। सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सान की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फिनिक्स के सामने कोई भी ब्लैक मैजिक काम नहीं करता है। सान ने उस काले धुएं को अपने हाथों से छुआ। फिर चैंग ने उसे एक बोतल ला के दी। सान ने उस बोतल में उस धुएं को कैद कर दिया। बोतल को बंद किया, चैंग के हाथ में दिया और कहा, वहीं पहुंचा देना। चैंग ने भी बस हामी भर दी। वो बच्चा, वो 8 साल का बच्चा, जो कि अब बेहोश हो गया था, उसे अपनी माँ की इस हालत देखी नहीं गई। वो चीखा था, बहुत ज़ोर से चीखा था। पूरे हॉल में उसकी आवाज़ गूंज गई थी जब सान ने उस लेडी को चाकू मारा था। ईवो को खुद भी समझ नहीं आया कि सान ने उस लेडी को, इस मासूम सी इंसान को क्यों मार दिया। उसकी क्या गलती थी, क्यों मारा उसे। सान वहीं बैठी एक लेडी की तरफ मुड़ा। उसने कहा, ली, इस बच्चे का ख्याल आज से तुम रखोगी, ठीक है? वो लेडी खुद भी एक फॉक्स थी। उसने कहा, जी। फिर उसने उस बच्चे की तरफ देखा जो भी मर चुका था, वो 4 साल का बच्चा। उस बच्चे की तरफ देखते हुए सान ने कहा, इसका अंतिम संस्कार तुम करोगे, ठीक है? उसने चैंग की तरफ देखा। चैंग ने बस हामी भर दी। कुछ गार्ड्स उस बच्चे को बाकायदा बहुत आराम से, प्यार से पकड़ते हुए ले गए।
ली भी कुछ गार्ड्स के हेल्प से उस बच्चे को अपने गोद में लेकर के चली गई थी। जो 8 साल का बच्चा था उसे गोद में लेकर के वो भी चली गई थी। जान अपने थॉट पर वापस जा कर के बैठ गया था। ईबो ने एक बार जान की तरफ देखा, फिर सब लोगों की तरफ, कि सब लोग कितना नॉर्मल है। किसी की जान लेने के बाद कोई इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है। ईबो जो जान की तरफ देख रहा था, उसके मन में कई सारे सवाल थे, इतने सवाल थे जो वो पूछना चाहता था जान से, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा था। और क्या वो पूछ सकता है? वो नहीं पूछ सकता, वो तो महाराज है ना। महाराज उसकी बात का जवाब क्यों देने लगे भला। चैंग ने फिर दूसरा मुद्दा उठाया। दूसरे मुद्दे में कुछ गांव वाले थे जिन्होंने कहा, महाराज को प्रणाम। उन्होंने प्रणाम किया, फिर बाद में कहा, हमारे यहाँ पानी की कमी होना चालू हो जाएगी अगर हमने उन ड्रैगन्स को पानी देना बंद नहीं किया तो। हमारी नदी से उनके यहाँ पे पानी जाता है, अगर हमने पानी नहीं रोका अभी तो गर्मियों की वजह से हमारे यहाँ पे पानी कमी हो जाएगी। जान ने सारी बात सुनी कि सब लोग ये बोलना चाहते हैं कि अगर उन्होंने पानी देना जारी रखा तो उनके लिए कमी हो जाएगी। जान ने कहा, क्या अभी के लिए कमी है? सब लोग चुप हो गए। जान ने कहा, हम जानते हैं कि हमारी और ड्रैगन्स की दुश्मनी सालों की है, सदियों की है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन इसकी वजह से हम उन मासूम लोगों को सज़ा नहीं दे सकते, उन मासूम बच्चों को सज़ा नहीं दे सकते जो बिना पानी के मर जाएंगे। मानता हूँ कि हम पानी बंद कर देंगे, राज परिवार को इससे कोई असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारी दुश्मनी ज़्यादातर उन्हीं से है, ना कि आम जनता से। हमारे यहाँ पे कभी भी बारिश की कमी आज तक हुई नहीं है, और मुझे भी नहीं लगता कि आगे कभी होगी। पानी बंद नहीं होगा। हाँ, हम लोग उसकी मात्रा घटा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था। थोड़ी सी मात्रा कम कर दी जाएगी उनके यहाँ पे पानी जाने की, बंद नहीं किया जाएगा। समझ आया? सब लोगों ने बस नोट किया। वो गांव वाले भी समझ गए कि हाँ, उन्हें ये प्रस्ताव लेके आना ही नहीं चाहिए था। फिर सभा को आगे बढ़ाया गया और भी कई मुद्दों पर बात हुई, और यहाँ पर ईबो को ये पता चला कि यहाँ के लोग बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। ना तो यहाँ के लोग ड्रैगन से नफरत करते हैं, पर हाँ, वहाँ की दुश्मनी को ये बरकरार रखे हुए हैं, और इसकी वजह तो उसे भी नहीं पता। लेकिन वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा था जान से कि ऐसे कैसे जान किसी भी लेडी को ऐसे ही मार सकता है, वो भी बिना गलती के। उसकी गलती क्या थी कि वो इंसाफ मांग रही थी? ये हालांकि उसे भी पता है कि उसके किंगडम के लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, फिर भी इस चीज़ की जांच जान को करनी चाहिए थी। और यहाँ के लोग कैसे हैं? जान के ऊपर एक बार भी सवाल नहीं उठाया। अगर उसके किंगडम में ऐसा कुछ किया जाता तो सब लोग उसके ऊपर उंगली उठा देते, उसके भाई से कितना कुछ पूछा जाता, एक्सप्लेनेशन मांगा जाता, पर जान से तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सभा समाप्त हो जाने के बाद में वो दोनों अपना लंच करने के लिए वापस से महल में आए थे। लंच करते करते ईबो के मन में वो बात पची ही नहीं। उसने पूछ लिया, जान ने उसकी तरफ देखा। ईबो ने कहा, मुझे पूछना था कि तुमने उस लेडी को क्यों मारा? मतलब पता लगाना ज़रूरी था कि ड्रैगन्स ने वो किया है या नहीं। ईबो की तरफ जान ने देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि ड्रैगन्स ऐसा कुछ कर सकते हैं? ईबो ने कहा, मेरा मतलब है कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तुम्हें पता लगाना चाहिए था, तुमने ऐसे ही उसे मार दिया। जान ने ईबो की तरफ गौर से देखा और फिर उसकी तरफ से निगाहें हटाते हुए अपने खाना खाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो लेडी मर चुकी थी ऑलरेडी। उसे किसी ने यहाँ भेजा था ताकि हमें ड्रैगन्स के खिलाफ भड़का सके। उसके ऊपर काला जादू था और वो ऐसे नहीं जाने वाला था। उसकी जान लेकर ही उसे मुक्त किया जा सकता था। उसकी सोल उसकी बॉडी में बंद थी, इसलिए मैंने उसे मारा। और रही बात उसके बच्चे की, तो उसकी परवरिश की जाएगी। ईबो ने कहा, फिर उसका दूसरा बच्चा, वो भी तो एक फॉक्स है और वो यहाँ पे बगावत कर सकता है बाद में। जान ने कहा, उसकी याददाश्त मिटा दी गई है। ली ने उसकी याददाश्त मिटा दी है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खाना खाओ, थोड़ी देर आराम करो, फिर हमें किंगडम घूमने के भी जाना है, तुम्हें मैं सारी चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है? ईबो ने बस नोट किया। देन वो दोनों अपने अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद ईबो नीचे आया, जान भी नीचे था। फिर क्या था, वो घोड़ों पर बैठ कर के निकल गए किंगडम की सवारी करने के लिए, देखने के लिए कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, किसी को किसी चीज़ की दिक्कत है या नहीं। जान बहुत आराम से सबसे मिल रहा था, देख रहा था, मतलब वो किसी से बात तो नहीं कर रहा था। उसकी सवारी बहुत हाई प्रोफाइल में जा रही थी। वो लोग घोड़ों पर बैठे हुए थे, लेकिन हाँ, उसके जो राज परिवार के लोग हैं वो कहीं कहीं पर रुकते जा रहे थे। जहाँ पर परेशानी है वहाँ पर रुक रहे थे और बातें कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे, उनकी राय ले रहे थे। तभी ईबो की नज़र एक दिशा में पड़ी। वहाँ उसकी नज़र जैसे अटक गई थी। उसने कुछ देखा, फिर उसने कुछ भी नहीं सोचा, वो अपने घोड़े से उतर गया। और अचानक से जैसे ईबो घोड़े से उतरा ना कूद कर, तो आवाज़ हुई। उस आवाज़ की दिशा में सब लोगों ने देखा, प्रजा ने भी, सैनिकों ने भी और जान ने भी।
जान ने देखा ईबो दौड़ते हुए कहीं जा रहा है और उसके सामने जो सैनिक हैं वो हटते जा रहे हैं। वहाँ की प्रजा भी हटती जा रही है। जान खुद भी आराम से वहाँ से उतरा और उस दिशा में जाने लगा। ईबो जो भाग करके एक मैदानी एरिया में आया था, वहाँ पता नहीं न जाने उसे क्या दिख गया था। उसे देखा कि यहाँ पर एक पिंजरा है, एक ऐसा पिंजरा जिसमें एक जीव, एक सांप, जिसके मुंह से और उसकी गर्दन से नीचे का भाग अलग ही फंसा हुआ है। वो इसमें बहुत उलझा हुआ है और इधर उधर हिलने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं से वो बचना चाहता है। उसके गला जैसे कट चुका है। ईबो उसे पकड़ रहा था लेकिन वो सांप उसे काट रहा था। ईबो जैसे तैसे करके उसे निकाला, लेकिन उसे निकालते हुए उस सांप ने उसे 3 से 4 बार काट लिया था। शायद इस सांप में इतना जहर नहीं है कि ईबो को मार सके। शायद इसलिए ईबो अभी तक कुछ नहीं हुआ है उसे। ईबो ने उस सांप को वहाँ से निकाला। अभी भी वो सांप झटपटा रहा था। वो एक छोटा सा सांप था, एक बच्चा। जान ईबो ने उसे वहीं लिटाया और अपने रोप से एक मेडिसिन की बोतल निकाली। उस बोतल की 2-3 बूंदें उस सांप के गले पर डाली और वापस से उस बोतल को अपने हाथ में पकड़ लिया। वो उसे वापस से अपने रोप के अंदर रखने वाला था, लेकिन उसके हाथ को किसी ने पकड़ लिया। वो दोनों, मतलब जान और ईबो, दोनों के दोनों ही अपनी प्रजा सैनिकों की तरफ पीट करके खड़े थे। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि आगे आ सके, क्योंकि जान ने सबको पहले ही रोक दिया था। जान ने उस बोतल को लिया। ईबो की जैसे सांस अटक गई थी कि बस अब तो वो गया, क्योंकि ये दवाई सिर्फ ड्रैगन्स किंगडम के लोगों के पास है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जान ने खुद उस दवाई को अपने रोप्स में छिपा लिया। उस ड्रैगन स्नेक को देखा और देखा कि वो ड्रैगन स्नेक अब ठीक हो रहा है, क्योंकि वो दवाई बहुत असरदार थी। उसके गले पर लगाने की वजह से उसके गले के घाव तुरंत ही भर गए थे। जान ने उसके सर पर हाथ रखा, उस स्नेक के, और उसके सिर से लेकर के उसकी पूंछ तक अपने हाथ को फेरा। वो स्नेक पूरी तरीके से सही हो गया था। फिर पता नहीं कौन सी ब्लू कलर की लाइटनिंग जान के हाथ से निकली, जिससे वो पूरा स्नेक ही सही हो गया। ईबो जान को देख रहा था। वो स्नेक सही हुआ और फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया। ईबो ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उठा करके वो वापस उसी भीड़ की तरफ जाने लगा जहाँ से वो भागकर आया था। जान इस बार उसके पीछे चल रहा था और ईबो को ऑब्जर्व कर रहा था। क्या पता कुछ तो अलग था इस बार जान की नज़रों में। वो कोल्डनेस नहीं थी, एक सॉफ्टनेस थी। शायद उसे अच्छा लगा जिस तरह से ईबो ने एक मासूम जानवर को बचाया, एक मासूम से छोटे से बच्चे को बचाया। उसे अच्छा लगा। ईबो आगे चल करके बैठ गया था। वहीं एक कुर्सी मंगवाई उसने कुछ गार्ड्स को बोल करके, और वो उस पर बैठ गया। उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, उस बच्चे को देखा। वो बच्चा बहुत पेल लग रहा था देखने में। हालांकि उसके घाव वगैरह भर गए थे, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था, देखकर ही कोई बता सकता है कि ये बच्चा कई दिनों से भूखा है। जान ने चैंग की तरफ देखा। चैंग ने फिर गांव वाले से पूछा कि ये बच्चा कौन है। गांव वालों में से एक बूढ़े आदमी ने कहा, ये बच्चा एक अनाथ है, ये यहाँ घूमता रहता है। आज पता नहीं कैसे ये उस जाल में फंस गया होगा जिससे जिससे किंग ने उसे बचाया है। वो बहुत हकला रहा था ये सब बोलने में, क्योंकि उसे डर लग रहा था। उसे पहले डर नहीं लगा था, डर जब लगा जब जान ने उसकी तरफ घूर कर देखा। जान ने घूर कर देखा था जब उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि ये बच्चा अनाथ है। जान फिर मुड़ा ईबो की तरफ। फिर उसने अपने रोप से एक खंजर निकाला। ईबो तो डर गया, क्या पता उसकी पोल खुल गई है तो क्या अब जान उसे मारने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जान ने उस खंजर से अपनी हथेली को काट लिया। फिर उसने ईबो के हाथ को पकड़ा, उसकी हथेली को भी काटा। ईबो को थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन उसने आवाज़ नहीं की। फिर जान ने उस बच्चे के हाथ को लिया और हल्का सा कट किया। फिर उस बच्चे के हाथ को अपने हाथों और ईबो के हाथ के बीच में रखा और कहा, मैं किंग शाओजान, द फिनिक्स किंग, और ईबो, वांग ईबो, मेरे बेटर हाफ के साथ इस बच्चे को, जिसका नाम। ऐसा बोलकर उसने गांव वाले की तरफ देखा। उस गांव वाले ने कहा, फैंशिंग। जान ने फिर आगे कहा, फैंशिंग को गोद लेता हूँ। आज से ये मेरा और ईबो का बच्चा है। ईबो को जैसे मन भर आया था, क्योंकि उसे अजीब ही फील हो रहा था, बहुत अजीब। ये फीलिंग्स उसके लिए बहुत अलग है, इतनी अलग जिन्हें वो बयां नहीं कर पा रहा है। लेकिन हाँ, उसे इमोशनल फील हो रहा है, बहुत इमोशनल, टची फील हो रहा है, एकदम टच्ड फील हो रहा है इस बात को सुनकर। उसकी पूरी बॉडी में जैसे गूज़बम्स आ गए हैं, अलग तरीके, जैसे कि किसी अपने को मिलने के बाद आते हैं, वैसा कुछ उसके साथ था। फिर जान ने उस बच्चे को गोद में लिया और वहाँ से कुछ सामान खरीदा खाने का। उसने पैसे दिए थे इस चीज़ के लिए, और ईबो अगेन शॉक में था कि किंग होते हुए भी वो पैसे दे रहा है दुकानदारों को। उसे ये बात भी अच्छी लगी। ईबो ने उस बच्चे को अपने साथ अपने घोड़े पर बिठा लिया था। ईबो खुद उस बच्चे को कुछ ना कुछ खिला रहा था, मतलब जो सामान जान ने उसे खरीद कर दिया था वो उसे खिला रहा था और उसके साथ हल्के हल्के से बातें करने की कोशिश कर रहा था।
वो बच्चा भी ईबो के साथ बातें कर रहा था। फिर जान के घोड़े रुक गए, ईबो का भी घोड़ा रुका। जान ने पीछे मुड़ते हुए कहा, तुम महल जाओ, हमें और भी काम है। ऐसा बोलकर जान और एक टुकड़ी वहाँ से निकल गई। चैंग भी उनके साथ चला गया था। अब बचा ईबो और ईबो के साथ कुछ गार्ड्स जो उसे महल वापस लेकर आए। ईबो उस बच्चे को लेकर अपने कमरे में चला गया। वो अपने रूम में गया, उसने दरवाज़ा बंद किया, उस बच्चे को बेड पर बिठाया। तभी उसे याद आया कि अगर वो इसे बात दिलाता है तो कैसे दिलाएगा, उसे बात दिलाना तो आता ही नहीं है। छोटे बच्चों को कैसे संभाला जाता है। जान ने इसे गोद तो ले लिया, लेकिन क्या ईबो को इसे संभालना पड़ेगा। ईबो तो बच्चे संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी बात, ये बच्चा बहुत शांत है, इससे बात कैसे करे वो। तीसरी बात, अगर इसे नहलाए तो फिर कपड़े क्या पहनाए, कपड़े तो है ही नहीं इसके। तब उसके गेट पर नॉक हुआ। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर यानली खड़ी थी। यानली अंदर आई चहकते हुए। उसने कहा, गगा, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? ईबो ने कहा, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? यानली ने कहा, मेरे भाई ने बोला था, मतलब चैंग गगा ने बोला कि आपने और जान गगा ने एक बच्चे को गोद लिया है, तो बस मैं आ गई, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आपको बच्चे संभालना नहीं आता होगा, है ना? ईबो ने कहा, तो हाँ, कैसे आएगा, मैं एक अल्फ़ा हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं कभी बच्चे संभालने के बारे में। यानली ने कहा, तो क्या हुआ, एक अल्फ़ा हो या एक ओमेगा, बच्चे तो दोनों के ही होते हैं। ईबो सोच में पड़ गया, क्योंकि ऐसी बातें तो उसे किसी ने नहीं बताई थी आज तक। ओमेगा का काम ही होता है बच्चे संभालना, अल्फ़ा का काम तो होता नहीं है, तो उसे क्यों सीखना चाहिए। फिर भी उसे इस बच्चे की तरफ देख करके एक मन हुआ कि हाँ, उसे इसके लिए तो सीखना है, बाकी जनता जाए भाड़ में, फ़िलहाल उसके पास और कोई काम भी नहीं है। फिर क्या था, वो यानली के साथ बैठ करके उस बच्चे के साथ बातें करने लगा। उस बच्चे के लिए कुछ देर में ही कपड़े आ गए थे। इतने सारे कपड़े आए थे ना, ईबो एक बार के लिए शौक हो गया। लेकिन यानली ने बस 2 कपड़े लिए थे, 2 जोड़ी कपड़े लिए थे रूम में, और बाकी कहा था कि प्रिंस के कमरे में जाके रख दो। ईबो शौक में था कि प्रिंस। यानली ने उसकी तरफ देखा और कहा, गग्गा, ये तो प्रिंस ही हुआ ना, अगर आपका और गग्गा का बच्चा है तो वो प्रिंस हुआ, तो प्रिंस का तो अलग कमरा होगा ही। भैया ने पहले ही तैयार करवा दिया है, उनके पास वाला कमरा के जो हमारे जो प्रिंस है ना, इनका कमरा है। बेबी, आज से तुम शाह फैंसिंग हो, किंग के बच्चे हो तुम। हाँ, उस बच्चे ने बहुत ब्राइट स्माइल किया, जैसे कि उसे कुछ कुछ बहुत अच्छा मिल गया हो। उसने ईबो की तरफ देखा और अपनी बाहें फैला दी। ईबो उसके पास आया, उसे हक किया। उसे इतनी अच्छी वार्मथ मिली जितनी अच्छी उसे आज तक नहीं मिली, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया उसे किसी को गले लगाए हुए। उसका भाई भी उसे अब गले नहीं लगाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो बड़ा हो गया है, इसलिए। उसकी माँ भी उसे गले नहीं लगाती, अंकल तो वैसे भी नहीं लगाते, उसके मदर फादर तो हैं भी नहीं, उसकी यानली जैसी कोई बहन भी नहीं है उसे गले लगाए। यहाँ उसे एक वार्मथ महसूस हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था उसे इस बच्चे को गले लगाते हुए, अपनापन महसूस हो रहा था उसे। फिर क्या था, यानली के साथ मिल करके उसने उस बच्चे का ख्याल रखा पूरे दोपहर में। मतलब वो दोपहर के टाइम पे लगभग 4 बजे के आसपास वो वापस आ गया था। तब से वो उस बच्चे के साथ खेल रहा है, बातें कर रहा है, खाना खा रहा है, घूम रहा है, और पूरे महल में उसे नचा रहा है। ईबो ने भी इतनी जगह नहीं घूमी होंगी जितनी उसने इस बच्चे के साथ देख ली थी। ईबो उस बच्चे को लेकर फाइनली गार्डन में गया, क्योंकि यानली चली गई थी। उस गार्डन में आने के बाद ईबो उसी पॉन्ड के पास गया। उस पॉन्ड के पास जाने के बाद ईबो ने अपने शूज़ निकाले, पानी में पैर डाला। उस बच्चे ने भी शूज़ निकाले, पानी में पैर डाला। उस बच्चे ने कहा, तो क्या आप मेरे बाबा हैं? वो बच्चा अभी 5 साल का था, लेकिन उसकी बोली बिल्कुल साफ़ थी, बहुत साफ़। ईबो एक बार के लिए उसकी तरफ देखने लगा। उस बच्चे ने हंसा और कहा, मेरा इंसानी रूप भले 5 साल के बच्चे का है, पर वैसे मैं अच्छा खासा उम्र का हूँ। ईबो ने कहा, लगते भी हो तुम। वैसे तुम उस जाल में कैसे फंस गए? उस बच्चे ने कहा, मुझसे एक बूढ़े अंकल ने कहा था कि मुझे अपने जो स्नेक फॉर्म है ना, उसमें आ जाना चाहिए और मैं वहाँ जाके घूमूं, तो मुझे खाना देंगे, इसलिए मैं गया था। लेकिन उन्होंने मुझे जाल में फंसा दिया। उन्होंने कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ईबो ने कहा, कितने गंदे लोग हैं यहाँ, मैं तो सच में परेशान हूँ। ईबो की इस बात पर उस बच्चे ने कहा, अरे नहीं, वो ना बुरे नहीं हैं, बस वो मेरे परेशान हो गए हैं मेरी हरकतों से। मैं ना आए दिन के घर में चोरी करता रहता था, इसलिए। ईबो ने उस बच्चे की तरफ देखा और अपने मन में ही कहा कि भूखना किसी भी इंसान से कुछ भी करा सकती है। आगे कुछ भी ना कहते हुए वो दोनों साइलेंटली बैठे थे। पीछे से कोई आया जो उस बच्चे के बगल वाली जगह में जो खाली थी वहाँ जाकर बैठ गया। अब एक तरफ जान बैठा था, हाँ ये जान था जो आया था। जान बैठा था, एक तरफ ईबो बैठा था। जान ने पहली बार अपने शूज़ निकाले और पानी में पैर डाला। उसे भी काफ़ी अच्छा लगा, वो भी आसमान की तरफ देख रहा था। वो तीनों एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे, एक परफेक्ट
कपल फैमिली लग रहे थे। फिर ईबो ने उस बच्ची की तरफ देखा और जान की तरफ। फिर उसने कहा क्या हम चलें? जान ने उसकी तरफ देखा और कहा कहाँ? ईबो ने कहा डिनर के लिए। वो तीनों खड़े हुए और डिनर के लिए चले गए। इस बार डाइनिंग टेबल पर वो दोनों नहीं थे जो बैठे थे, उनके बीच में उनका बच्चा था जो बैठा हुआ था खाने के लिए। डिनर हो जाने के बाद में अब कन्फ्यूज़न थी ये कि ईबो उसे अपने कमरे में ले जाए या उसके कमरे में सुलाया है। तो उस बच्चे ने खुद ही कहा मुझे लगता है मुझे मेरे कमरे में जाना चाहिए, है ना बाबा? ऐसा उसने जान की तरफ देखकर कहा। जान ने बस हल्के से नोट किया। वो बच्चा वहाँ से चला गया। उसके जाते ही ईबो भी जाने लगा, लेकिन जान ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। ईबो ने उसकी तरफ देखा। जान भी उसकी तरफ देख रहा था। आज भी जान के हाथ में आंखों में वही कोल्डनेस थी, खालीपन और कुछ भी नहीं। जान ने कहा क्या तुम उस बच्चे को एक्सेप्ट कर रहे हो? ईबो ने कहा हाँ। बस तब जा कर के उसने बस हल्का सा चेंज जान की आंखों में देखा था, एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर। जान ने फिर कुछ नहीं कहा, उसने नोट किया और वो वहाँ से चला गया। ईबो खुद भी अपने रूम में आया और वो बेड पर लेटते ही ना रोल कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा उसे आज तक कभी महसूस नहीं हुआ। उसने कितने ऊटपटांग काम भी किए हैं, लेकिन उसे इतना अच्छा महसूस कभी नहीं हुआ। उसे इतना अच्छा लग रहा है, उसका मन कर रहा है कि वो हवा में उड़े, नाचे, गाए, ढोल नगाड़े बजाकर सबको बताए कि आज वो बहुत ज़्यादा खुश है, और उसकी खुशी की वजह उसे खुद ही नहीं पता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। और आप सबके लिए एक और न्यूज़ है मेरे पास। मैं एक स्टोरी सुन रही हूँ जो कि स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, बहुत ज़्यादा। ये मेरी एक दोस्त है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, उसकी स्टोरी है, उसने लिखी है और बहुत अच्छी स्टोरी है। इसका नाम है माई डेंजरस ड्रीम इज़ माई प्रोटेक्टिंग शील्ड। इसके चैनल का नाम जो है ना वो फैन वांगशन शांगवांग है। आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। एंड मैं इस स्टोरी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज दे दूँगी, तो आप जाकर के देख सकते हो। मुझे ये स्टोरी काफ़ी पसंद है। इसमें जो स्टोरी लाइन है ना, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो है ना विंग, जिसको ड्रीम्स आते रहते हैं खतरनाक, लेकिन वो ड्रीम्स उसके एक्चुअल में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें वांगशी चला जाता है। एंड ये स्टोरी बहुत ज़्यादा फ़नी है, मैं तो बहुत हंसती हूँ सुन करके। उम्मीद है कि अगर आप लोग सुनना चाहते हो और हंसना चाहते हो तो ज़रूर सुनोगे इस स्टोरी को। मुझे तो बोलते हुए भी हंसी आ रही है क्योंकि इतने फ़नी पार्ट्स हैं ना इसमें बहुत। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।